everyone. Hello aspirant, hello student, hello friends. बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। ये सीरीज जो रहेगा 12 इयर्स का टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जो कि बीपीएससी में आया हुआ है। ये सब्जेक्ट रहेगा साइंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 68, ठीक है ना। पीटी में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 71 बीपीएससी के लिए, ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। ये अभी कवर कर रहे हैं 68, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये 12 इयर्स का है, टोटल कंप्लीट किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। जनरल साइंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लार्जर नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप of black paint are made on the surface of convex lens of a focal length 20 centimeter to catch the image of while hers the image will be। बताओ क्या होगा। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप ब्लैक लगा दिया जाएगा। आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कन्वेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है, इतना सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द हर्स, बताओ क्या होगा। तो द इमेज विल बी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ब्लैक स्ट्रिप लगाओगे तो उसका क्या होगा, ब्राइटनेस जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। तो कौन सा हो जाएगा, हर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ठीक है। अब देखो टोटल लेंस जो होता है कन्वेंस लेंस जो होता है हमारा ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है कन्वेंस लेंस, ठीक है। इधर में एफ होता है, इधर में भी एफ होता है, ठीक है। अब ये जो देता है ये टोटल 6 इमेज देता है, ठीक है। तो अगर देखो तेजी से बता देते हैं, अगर यू पे रखोगे, अगर दूरी पे है, बहुत इंफिनिटी पे है, तो ये जाके फोकस पे बनता है, रियल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, रियल बनता है। तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत। ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, u इक्वल टू एफ पे होगा, ठीक है ना। मतलब यू जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बताओ। हमारे पास क्या होगा, u इक्वल टू एफ पे बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 6 इमेज जो बनेगा ये तुम्हारा एफ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा। तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ओके। कवर करो ना, थोड़ा सा देखो तो, एक सेकंड रुक जाओ। चलो देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखो, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। अच्छा तुम कहाँ रख रहे हो, 2f और इंफिनिटी के बीच में रख रहे हो, तो तुम्हारा बनेगा कहाँ पे बता देते हैं। तो 2f और 2f का मतलब c बोलते हैं, और f के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, ठीक है। अगर 2f पे रख रहे हैं मतलब c पे रख रहे हैं तो c पे बनेगा। सब उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, ठीक है। एफ पे रखोगे तो इंफिनिटी पे बनेगा। अच्छा तुम कहाँ रखोगे, जस्ट बिहाइंड में रखोगे, ठीक है ना।
मतलब तुम समझ रहे हो ना कहाँ पे कह रहे हैं, जस्ट बिहाइंड पे रखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जस्ट मतलब यू को जो लेस देन होना चाहिए, यू का जो होना चाहिए, यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी एफ से कम होगा, मतलब जस्ट फ्रंट पर रखोगे लेंस के, तो वो बनेगा वर्चुअल बनेगा। एक ही ये केस होता है, ठीक है ना, ये यही केस होता है। देख लोगे, ये आसान है यार याद रखना। ठीक है, तो लेंस का सारे इमेज याद रहेगा। वही तो बना दे क्या तुम लोगों को, रुको तो बना देते, यहाँ बना देते, मैं देखो टेबल बना देता हूँ, समझ लेना आसानी से, एक ही बार में समझ जाओगे। देखो कैसे याद रखोगे। ये हो गया तुम्हारा, ये लो, ये तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारा टू एफ हो गया, ये तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारा टू एफ हो गया, इसी को बोलते हैं सी कर्वेचर, इसी को बोलते हैं सी। देखो सिंपल समझो, इधर हो गए, ठीक है ना, मैंने दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, ठीक है, तो तुम्हारा बनेगा कहाँ, एफ पे बनेगा, एफ पे बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। अब अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम कहाँ हो, यहाँ पे हो, टू एफ पे हो, तो ये नीचे में बनेगा, टू एफ पे बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। अब ब्लैक से करते हैं, अगर एफ पे हो, एफ पे हो, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी पे बनेगा बहुत दूर, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अगला देखना, अगर मान लो तुम क्या हो, इन दोनों के बीच में हो, एफ और टू एफ के बीच में हो, तो बनेगा कहाँ से, टू एफ और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, ठीक है। और बता देता हूँ बेटा, आप लास्ट वाला देखो, इन्फिनिटिव और इसके बीच में हो, टू एफ के बीच में, तो ये बनेगा इसके बीच में, और छोटा ही बनेगा, ठीक है, सब छोटा बनेगा, खाली एक ब्लैक वाला बड़ा बनेगा, ठीक है, बाकी सब छोटा। और टू एफ वाला और टू एफ वाला इक्वल बनेगा। ओके, अब मान लो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक और कोई कलर देखते हैं, ये ले लो, इसके बीच में है, तो ये मान लो पीछे बनेगा कहीं पे, ये इधर बड़ा बनेगा, ये, ठीक है, तो ये याद रखोगे, ये एक ही लाइन में हमको याद हो जाता है, ठीक है ना। द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस विद थिन स्ट्रिप ऑफ द ब्लैक पेंट ऑन इट्स सरफेस विल बी हर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ये क्या होता है, लेस ब्राइटनेस होता है। ओके, the black strip will partially block or absorb some of the light, reducing the overall brightness of the image. As a result, the hers in the image will appear with the less brightness compared to the original white hers, ठीक है। अगला देखो, श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, तो वेवलेंथ से होता है श्रिलनेस, सुरीलापन, ठीक है, सुरीलापन, ओके। तो the shrillness or pitch of sound is determined by the frequency which is inversely proportional to its wavelength, ठीक है, determined by its proportionally, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है तो हमेशा क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होता है, अपोजिट होता है। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। आते हैं, तो यहाँ से देखो, ये लो पिच में क्या होगा, वेवलेंथ, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो
यहाँ से देखो हाई पिच है, वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। और ये लो पिच है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लो पिच होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम। ये फ्रीक्वेंसी कितना बार रिपीट कर रहा है, इसमें देखो वेवलेंथ छोटा छोटा है, इतना ही दूर छोटा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी देखो क्या होगा, ज्यादा। हाई पिच में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ओके, याद रखोगे। इस लेंथ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिटरमाइन द लाउडनेस। तो एम्पलीट्यूड से पूछेगा तो लाउडनेस से जाओगे, लाउडनेस। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड से पूछेगा तो लाउडनेस ऑफ साउंड। तो द लार्जर ऑफ द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड, तो लाउडर द साउंड हो जाएगा। देखते हो ऐसे ऐसे खूब ऊपर नीचे करता है तो लाउडर होता है। देखे होगे तुम लोग, मोबाइल मोबाइल में भी देखे होगे, साउंड ऐसे बजता है तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड रेफर्स टू द स्पीड एट विच साउंड वेव प्रोपगेट द through a particular medium such as air, water, solid. The velocity of sound can vary depending on the properties of the medium such as its density, temperature and elasticity. क्लियर है। क्या होता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड देखोगे तो किस पे डिपेंड करेगा, रिफर्स टू स्पीड एट इस स्पीड एट विच साउंड वेव प्रोपगेट, तो साउंड वेव कितना प्रोपगेट करता है थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम सच एज एयर, वाटर, सॉलिड। द वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। किस पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी पे, टेम्परेचर, इलास्टिसिटी पे, सब पे डिपेंड करता है। ओके। Which of the following is the photoelectric device is a most suitable for the digital application? तो इसका आंसर समझ गए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द साउंड। ठीक है, सुरीलीनेस। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल, तो फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, तो द मोस्ट सुटेबल फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन इज ए फोटो वोल्टिक पीवी सेल इज ऑल्सो नोन एज ए सोलर सेल। तो इसी को बोलते हैं फोटो वोल्टिक, सोलर से चार्ज होता है लोग। ठीक है ना, सनलाइट से। तो फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी को फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। कभी बोल देगा कि फोटोवोल्टिक से क्या होता है, किस में चेंज करता है, तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है थ्रू द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन अ डिजिटल एप्लीकेशन सच एज ए सोलर पावर्ड कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है ना, एंड इवन इन सोलर पैनल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस डिजिटल सिस्टम। ठीक है ना। They are commonly used in a digital application such as a solar power calculators, portable device, ठीक है ना, and even solar panels for generating electricity, various digital system. Okay. अच्छा, फोटोडायोड्स में क्या क्या हो जाएगा, तो photodiodes are primarily used for the light detection. Photodiodes are primarily used for the light detection and conversion into electric current. They are commonly employed in the optical communication sensing detection system. Okay, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, देखो फोटोवोल्टिक तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट कर रहा है, लाइट को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक में। ठीक है ना, थ्रो वोल्टिक इफेक्ट द्वारा, फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण। दे आर कॉमनली यूज डिजिटल एप्लीकेशन में किया जाता है सच एज सोलर पावर कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल डिवाइस एंड इवन इन सोलर पैनल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन वेरियस डिजिटल सिस्टम। सेकंड में क्या हो जाएगा, तो सेकंड में हमारे पास क्या होगा बताओ, सेकंड में हो जाएगा कि फोटोडायोड्स जो होगा, फोटोडायोड्स, तो फोटोडायोड्स आर प्राइमली यूज्ड फॉर लाइट डिटेक्शन एंड कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटोडायोड्स जो होगा प्राइमरी किस में यूज होगा, लाइट डिटेक्शन में किया जाता है एंड कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिक करंट में, इसमें किस में किया जाएगा, इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में किया जाएगा। ठीक है ना, कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिक करंट में। They are commonly employed in the optical communication, sensing and detection. ये डिटेक्शन के लिए किया जाता है ज्यादातर। ठीक है। However, they do not generate electric energy as the efficiency as a photovoltaic। ये फोटोवोल्टिक सेल जितना एनर्जी इफिशियंसी से जनरेट नहीं कर पाएगा, बस ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मेकिंग देम लेस सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। ये डिजिटल एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, लेस सुटेबल होता है। कोई पूछेगा कि वोल्टिक सेल ज्यादा अच्छा होता है कि फोटो डायोड्स अच्छा होता है। ठीक है ना,
तो बस ये डिटेक्शन करने के लिए होता है फोटो डायोड्स। तो क्या होता है, डिटेक्शन के लिए होता है। फोटोवोल्टिक्स एंड डिजिटल एप्लीकेशन के लिए अच्छा होता है। वेयर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज ए पावर जनरेशन, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट किसी भी चीज का क्या होता है, पावर जनरेशन करना होता है डिजिटल एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, फोटो इमिटर्स क्या होगा, तो फोटो जो इमिटर्स होगा इसे इमिट करेगा, फोटोन इमिट करना, ठीक है ना। तो फोटो इमिटर सच एज एलईडी होगा, एलईडी एलईडी एंड लेजर डायोड इमिट लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड ऑन देम। तो एलईडी पे क्या होगा, तुम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करोगे, अप्लाइड करोगे, तो वहां से क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फोटो इमिटर्स। दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन ए लाइटिंग, डिस्प्ले एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है फोटो इमीटर का, तो फोटो इमीटर का यूज ये ऑप्शन में दे देगा कि ये लाइटिंग करता है, डिस्प्ले है एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। हाउएवर देयर पर्पस इज यूज टू इमिट लाइट, तो इसका पर्पस ही क्या होता है कि लाइट को इमिट करना, ठीक है ना। तो रेदर देन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना नहीं होता है, विच इज द स्काई, विच इज द की रिक्वायरमेंट डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है ना, जो कि की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। डिजिटल के लिए क्या होगा, डिजिटल के लिए तो क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल से ही जाओगे, क्योंकि उसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी में, यही हो रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बॉल जो होता है, बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, बताओ तो क्या हो जाएगा, तो ड्रैग के लिए, स्लाइडिंग के लिए, रोलिंग के लिए, किस में यूज हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कन्वर्ट करने के लिए, मोर देन, तो ये हो जाएगा सी के साथ जाएगा रोलिंग के लिए। अब बॉल बियरिंग आर यूज कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन में, किस में होता है, बॉल के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग लगाया जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, किसी का स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मूव करने में कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रॉब्लम होगा, तो उसको मूव कराने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को कम कराया जाता है। तो उसको कम कराने के लिए अलग अलग मेथड होता है, तो अलग अलग मेथड में से सबसे पहला जो मेथड ये पूछ रहा है जो, वो बॉल बियरिंग होता है। बॉल बियरिंग लगा कर उससे फ्रिक्शन कम किया जा सकता है, जिससे कि मूवेबल हो सके इजीली। तो बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत सही बात है, बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन में हो जाएगा। दे कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल्स, ठीक है ना, हाउस विथ इन ए रिंग रेसवे, ठीक है ना। तो दे कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल्स हाउस, ठीक है ना, विथ ए रिंग या रेसवे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट करता है स्मॉल मेटल बॉल्स हाउस, उसके घर में यहाँ पे देख रहे हो ये मूव कराने में इजीली परफॉर्म करता है। तो इसका काम क्या होता है, द रोलिंग मोशन ऑफ द मेटल बॉल रिड्यूस रेसिस्टेंस एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन। बताए नहीं कि वो रिड्यूस करेगा रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट को रोकता है, रेसिस्टेंस करता है, अपोज करता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, जो बॉल होगा, रोलिंग जो होगा मेटल, वो क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा फ्रिक्शन को। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा चलना, फ्रिक्शन होना भी जरूरी है ना। तो फ्रिक्शन लेस पे तुम ऑब्जेक्ट पे या प्लेस पे तो तुम चल भी नहीं पाओगे, तो फ्रिक्शन होना चाहिए बट एकदम मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, तो मिनिमाइज रूप में होना चाहिए, मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए फ्रिक्शन। तो दिस अलाउ फॉर द स्मूथर मूवमेंट, ठीक है ना, रिड्यूस वेयर एंड टीयर, इंप्रूव्ड इफिशियंसी इन ए मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम में। तो ये क्या होगा, स्मूथर होगा मूवमेंट है ना, रिड्यूस वेयर एंड टीयर, इंप्रूव इफिशियंसी इन ए मैकेनिकल सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम के इफिशियंसी को बढ़ाता है, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो इसको भी जानो। वेन एवर ए बॉडी इज ए स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, ठीक है ना, वेन एवर ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, द ए फोर्स कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेस इन कंटेक्ट एंड दिस फोर्स इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, ओके। अब ये मोशन ऑफ द बॉडी हो जाएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट in the opposite direction to that of motion of the body. Types of friction, so there are mainly four types of friction. Static friction, so this is the friction that exists between two surfaces and rest prevent them from moving relative to each other, okay।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, तो देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन टू सरफेस स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर जनरेटिंग सिस्टम टू मोशन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस सच एज ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज ए ड्रैग इज द रेसिस्टेंस इनकाउंटर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड लिक्विड गैस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। A goalkeeper is a goalkeeper in a game of football pull his hands backward after holding the ball shoot at the goal. This enables the goalkeeper to, अब देखो एक गोलकीपर है, तो गोलकीपर इन द गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शूट एट द गोल। तो दिस एनेबल द गोलकीपर, अब देखो कोई भी देखो चाहे वो फुटबॉल का गोलकीपर हो या क्रिकेट का हो, अपने हैंड को पीछे ले जाता है, ठीक है ना, होल्ड करने के बिफोर जस्ट, उसमें टाइम का जो ड्यूरेशन हो ना उसको कम किया जाता है एट, ठीक है ना, तो डिक्रीज किया जाता है। ऐसे करने से क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, डिक्रीज रेट ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होने से क्या होता है, या एग्जर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ये डिक्रीज किया जाता है मोमेंटम को, ठीक है ना। मोमेंटम डिक्रीज होने से क्या होगा, बताओ, डिक्रीज होने से क्या होगा, चोट लगना कम होगा ना, फोर्स के रेट को कम कर रहे हैं। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, उसको इनर्शिया कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से देखो, तो व्हेन ए गोल कीपर पुल्स देयर हैंड बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ पुल करता है, खींचता है, आफ्टर द होल्डिंग ए बॉल shot at the goal, they are essentially extending the time over which the momentum of ball change। तो मोमेंटम ऑफ बॉल को क्या करना रहता है, चेंज करना था। दिस एक्शन डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब तो देखो एफ बराबर एम ए होता है, ये याद रखोगे। सेकेंड लॉ होता है न्यूटन से, सेकेंड लॉ होता है, ठीक है ना। P इक्वल टू एम बी होता है, P से मोमेंटम होता है, प्रेशर में होता है, M सबसे मास होता है, V से वेलोसिटी होता है। मास और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम देगा, मास और एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको फोर्स देगा। इसका क्या हो जाएगा, तो ये उसका न्यूटन भी हो जाता है और केजी मीटर पर सेकेंड भी हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा बताओ, तो केजी हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम का। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी होता है, और ये क्या होता है, चेंज डिफरेंशिएशन कर दो, मोल्टिजेस फोर्स होता है। ये वी बाई टी क्या होता है, एम ए हो जाता है। एफ बराबर क्या होता है, पी बाई टी भी लिखोगे, ठीक है, मोमेंटम अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ गया ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन अप्लाइड। तो ये डायरेक्टली अप्लाइड के फोर्स के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। आया कि नहीं आया, तो ये सेकेंड लॉ से हो जाएगा। by the extending by the extending the time of a contact with the ball, goalkeeper decrease the force exerted on the ball by spreading it out over long duration. The action is beneficial for the goalkeeper because it reduces the impact force on their hands, decrease the change of injury or बॉल स्लिपिंग आउट ऑफ द देयर ग्रेप्स, ठीक है ना। ये सब को रिड्यूस करता है इंजरी से बचाने के लिए। which among the following is which among the following is a positive charge particle emitted by a रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है कौन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो देखो अल्फा रे जो होता है हीलियम प्लस 2, ये 2 होता है। ये पूछ देगा कि अल्फा पार्टिकल पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2, मास कितना होता है तो 4, इसका बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 2, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर पॉजिटिव चार्ज ये होता है, ठीक है। Among the given option, positively charged particle emitted by radioactive element is the alpha ray, beta ray, cathode ray, ये सब कोई नहीं है। तो alpha ray को समझो, तो they consist of alpha particle which made of the
टू प्रोटॉन्स, इसी के पॉजिटिव को ही टू प्रोटॉन्स बोलते हैं, टू न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी टोटल, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा हमारे पास 4, एसेंशियल फॉर्मिंग फॉर हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियस के लिए दे है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल इमिशन ऑकर्स ड्यूरिंग द सडन टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके सच एज अल्फा डीके होता है। तो बीटा डीके देखो क्या होता है, तो बीटा डीके जो होता है उसमें क्या होता है, बीटा रे कंसिस्ट ऑफ ए बीटा पार्टिकल्स उसमें क्या होता है, कंसिस्ट करता है, विच कैन बी आइदर निगेटिव, आइदर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होगा, बीटा माइनस डीके होगा, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन्स बीटा प्लस डीके भी हो सकता है, दोनों तरह से होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं, तो इसको बीटा माइनस बोलते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन्स होगा तो उसको बीटा प्लस बोला जाएगा, बीटा प्लस डीके, ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस, ठीक है ना, अंडरलाइंग बीटा डीके इज द conversion of the neutron to proton, ठीक है ना, while for beta plus decay it is a conversion of the proton into neutron। अब देखो बीटा निगेटिव में समझो क्या क्या अच्छे से समझा रहे हैं, ये भी तो बीटा डीके इज द कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन किसका हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, वाइल इसमें क्या हो जाएगा कि वाइल बीटा पॉजिटिव डीके इट इज अ कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है, आया समझ में। निगेटिव में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है, कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, अब पॉजिटिव में क्या हो रहा है, प्रोटॉन जो हो रहा है न्यूट्रॉन में बदल रहा है, ये बात याद रहेगा, कन्वर्जन याद रहेगा, तो ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस हो जाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो हो जाएगा इसको बोलते हैं, ये देखो यूरेनियम 23892, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है ना, यूरेनियम इनरिच किया जाता है 60% से प्लस, ज्यादा से इनरिच करोगे तो ये न्यूक्लियर बम बनता है, जिसके लिए अभी क्या वार हो रहा था, ठीक है ना, कोई भी देखो इससे ना जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा किया जा सकता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, 10 ग्राम से जितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है, समझ लो कि समझ लो कि 100 kg कोयला से उतना एनर्जी पैदा, लगभग अप्रोक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है इनरिचमेंट कर करके तो ज्यादा से 80% इनरिचमेंट कर दिया जाएगा ना, तो समझ रहे हो, अगर मान लो 400 kg यूरेनियम का इनरिचमेंट कर दिया जाए 60 से 80%, तो ये लगभग 10 न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम बन सकता है, ठीक है ना, तो ये होता है। तो इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम का। तो अब देखो न्यू न्यूक्लियस बना, यहाँ से क्या होगा, रेडिएशन ये निकला, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ये कंबाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, यूरेनियम 92 से लेकर 238। अब देखो ये हुआ, तो ये क्या बना, थोरियम बना, और यहाँ से 4 गो हीलियम निकला, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ये, इस तरह से अल्फा पार्टिकल हीलियम प्लस वाला, हीलियम प्लस वाले को, हीलियम प्लस 2 वाले को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल का वेट होता है, मास जो होता है 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का 2 होता है। कैथोड रे समझ लो क्या हो जाएगा, कैथोड रे, तो कैथोड रे क्या हो जाएगा, तो कैथोड रे हो जाएगा, रे आर स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द निगेटिवली इलेक्ट्रॉन electrode of high voltage electrical discharge tube also known as a cathode ray tube CRT। cathode ray are negatively charged, cathode ray क्या होता है, negatively charged रहता है, ठीक है। कैथोड रे आया ना समझ लो, कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम जो होता है इलेक्ट्रॉन इमिट फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलता है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से, ऑल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं कैथोड रे, ठीक है ना, कैथोड रे, ठीक है ना, कैथोड से रे ट्यूब CRT, कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नाम है कैथोड लेकिन होता है निगेटिव, ठीक है। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो ये क्या हो जाएगा, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल नहीं, सेंट्रीपिटल तो सर्कुलर होता है। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट मोशन कैसे हो जाएगा, ये तो डिपेंड करेगा किसी के हैंड से पकड़े, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल, ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स,
F बराबर एम बी स्क्वायर, ठीक है, F बराबर एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, आ जाएगा F बराबर एम बी आर स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा देख लेंगे। उस फॉर्मूला तो दिया ही नहीं, ओके कोई नहीं, मिल जाएगा, फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ओके ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, centripetal force is the force that acts towards the center of the circular path, is responsible for keeping an object or a body moving along the path. Without centripetal force an object would move in a straight line, ठीक है ना, tangent to the circle rather than flowing circular path. This force is necessary to maintain the continuous change in the direction required for circular motion. अब होता क्या है, जैसे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका एक टेंजेंसी, ठीक है, तो ये मूव कराता है, एक जो होता है ना सेंटर की तरफ होता है, एक तो ये हो गया, एक तो इसके तरफ होगा ऐसे, इसके तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, तो एक तो मूव कराने में हेल्प करता है, एक सेंटर की तरफ सर्कुलर बनाने में हेल्प करता है। An example of centripetal force is a force exerted by tension in the string or a rope, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेंशन इन स्ट्रिंग और रोप व्हेन यू स्विंग ए बॉल a horizontal circle as we swing the ball, तो the tension in the string act as the centripetal force। तो ये क्या होगा, एक जो टेंजेंट, एक जो सेंटर की तरफ होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोले, पुलिंग द बॉल इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही बता रहे हैं कि वो खींचता है अपनी तरफ, ये देखो ऐसे लेके जो खींचते हो ना, तो अपनी तरफ खींचते हो ना, तो द फोर्स अलाउ टू बॉल टू कंटिन्यूअसली चेंज डायरेक्शन एंड maintain its circular path instead of the flying off in a straight line tangential to the circle. Which of the following is energy change involves frictional force? The kinetic energy, ठीक है ना, kinetic energy से क्या होता है, kinetic energy to heat energy, कोई भी मान लो kinetic energy, which of the following energy change involve the frictional force? frictional force किस में चेंज होता है, potential energy to sound energy में, potential energy to sound energy बिल्कुल नहीं, chemical energy to heat energy बिल्कुल नहीं, तो क्या होगा, kinetic energy से heat energy, तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स में होगा, ठीक है ना, चलते हुए, तो उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, इन्वॉल्व होगा। देखते हो ना, कोई मान लो करंट पैदा होता है, चाहे हीट पैदा हुआ, हीट एनर्जी पैदा हुआ, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उससे हीट पैदा होता है। जैसे तुम ला लो, क्या ले लो, ये भी ले लो, क्या ले सकते हो, आयरन ले लो, ठीक है ना, उससे हीट जनरेट होता है, तो देखो अपने आप आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी often involves friction force. When objects rub or slide against each other, the friction between their surface converts some of the kinetic energy into heat energy. This energy transfer occurs in various situations such as rubbing your hands together, where the kinetic energy of your hand is converted into heat energy due to friction. आया, अब मान लो अब खूब सारा रगड़ोगे, हाथ भी खूब करो, तो वहां से क्या होगा, हीट जनरेट होता है फ्रिक्शन की वजह से। तो सिमिलरली व्हेन व्हीकल मूव ऑन द रोड, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस कॉज द ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हीकल टू बी कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी। वही बात है, रोड पे भी बहुत सारा हीट, देखो तो बोलते हैं कि एक घंटा बाइक चलाओ तो फिर कुछ रेस्ट कर लो, या बहुत ज्यादा देर तक कंटिन्यूअस बाइक नहीं चलाना चाहिए, हीट हो जाएगा टायर, वो बहुत सारा वही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बहुत सारा जो बनाया जाता है ना, टायर को इस तरह से बनाया जाता है कि वो हीट के रेसिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, हीट को ऑब्जर्व करने लायक बनाया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस क्या होगा, अब इसका समझो, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करो, तो दिस कन्वर्जन इज पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी does not directly involve to friction, इसमें डायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स सिंपली नहीं, instead it occur through the process such as the vibration of the object or release of the stored energy system. Chemical energy to heat energy, the conversion of chemical energy to heat energy can occur through various processes such as combustion or chemical reaction, but does not necessarily involve reduction force। तो इसमें केमिकल एनर्जी में क्या होगा, जहाँ हीट निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन का जरूरी नहीं होता, तो केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें हीट निकलता है। तो वही बता रहा है कि उसमें जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, बट काइनेटिक फ्रिक्शन, किसी चीज को रगड़ोगे तो वहां से फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगा ही होगा, ये कंफर्म।
Therefore, among the given option, the conversion of the kinetic energy, ठीक है ना, heat energy involves frictional force, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट रहेगा. As the interaction between moving object and a surface leads to generation of the heat through friction. A bus is a moving along a straight path. A bus is a moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passengers sitting in the bus will. तो अब क्या होगा, मान लो कि एक बस में हो तुम, अब जो बस में बैठे हो अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ से वो मूव कर रहा है, टेक ए शार्प टर्न टू राइट, तो वो राइट में लेगा. तो तुम वो स्ट्रेट जाने के चक्कर में वो राइट में लेगा. तुम चाहोगे ना, कोशिश करोगे कि मैं जैसा हूं वैसे, तो दी पैसेंजर क्या होगा, द पैसेंजर इन द बस विल बी, द पैसेंजर विल बी, बताओ क्या होगा, उसके अपोजिट में मूव करेगा. तो ठीक है ना, तो बेंड्स टुवर्ड द लेफ्ट साइड, ठीक है ना, राइट में कोशिश करोगे ना रोकने के, जब भी ये याद रखना. ओके, ठीक है, हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ही करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा. तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता है, जो जिस पोजीशन में रहता है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है. व्हेन द बस टेक्स आर turn the right to passenger inside the bus tend to learn bend towards the left side due to their inertia जो जिस पोजीशन में रहता है उसी पोजीशन में, रेस्ट में तो रेस्ट में वो होता है. तो this body because their body want to continue move in a straight line and resist the change in the direction caused by the bus से turn, वो अपना रेसिस्ट करेगा अपने स्थिति को चेंज करने से, ठीक है ना. तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा था, पैसेंजर विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना. दिस वुड ओनली हैपन द बस वेयर टू सडनली डिसेलेक्ट्रेट. अब देखो अगर तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा, मतलब तुम खूब आगे जा रहे हो और बस रोक दिया तो आगे की तरफ जाओगे. तुम रुके हुए बस सीधा स्टार्ट हुआ तो पीछे की तरफ जाओगे, हमेशा अपोजिट. बस स्टार्ट होकर आगे जाएगा तो तुम पीछे की तरफ गिरोगे, बस आगे की तरफ जा रहा है रुकेगा तो तुम आगे की तरफ झुकोगे. ये सब याद रखोगे, ठीक है ना, ये यही कंडीशन होगी. लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ठीक है ना. इसके बाद हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट वाइज वाइज कर दिया जाएगा. 68 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कर दिया जाएगा. बहुत क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन, 55. बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट ए सितारिस्ट, ठीक है ना, सितारिस्ट जो है ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लक द स्ट्रिंग सुटेबली बाय डूइंग सो ही सी इज एडजस्टिंग. तो वो क्या करता है, अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करता है, ठीक है ना. एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, इंटेंसिटी को चेंज करता है, नहीं ये सब नहीं करता, एडजस्ट ये सब तो नहीं करता, ठीक है ना. सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो क्या होगा, तो पढ़ लो. व्हेन स्ट्रिंग इज plucked it vibrate producing sound waves, the pitch of frequency of the sound produced is directly related. देखो तुमको बोलेगा कि जो पिच होगा, देखो पिच पे ऊपर भी क्वेश्चन है अभी भी, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी के अब वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग पे, तो उसी से मेंटेन करेगा, ठीक है. अब यहाँ से देखो, द हायर टेंशन इन द स्ट्रिंग रिजल्ट इन द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड हायर पिच, तो व्हाइल लोअर टेंशन प्रोड्यूस, अब ये याद रखो टेंशन ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसलिए टाइट करता है. Attention produce lower frequency तो lower pitch, ठीक है ना. तो in the orchestra different musical instrument play different pitch to achieve harmony and coordination among the instrument, their frequency need to match करने के लिए वो टाइट करते रहता है. तो the sitarist जो होता है adjust the tension of the sitar string to the align its frequency with the frequency of the other instrument being played. This adjustment ensure that the sitar sounds हो जाएगा blends well with the overall sound produced by the orchestra, resulting in a harmonious and a coordinated म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए. इसीलिए एडजस्ट करता है ताकि आगे के जो भी इंस्ट्रूमेंट हो और भी अदर इंस्ट्रूमेंट उसे मैच कर पाए. चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहो, ख्याल रखो, खूब खुश रहो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट